हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग संचयन भाग 1 का जो पार्ट 2 है उसी के आगे का अंश पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि लेखक किस प्रकार से कुएं के अंदर उतरते हैं और कुएं के अंदर उतर करके सांप का उनका जो सामना होता है उस सांप का सामना करते हैं और उसके बाद अपने मन में सोचते हैं कि जब सांप ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो सांप को वे क्यों मारे, और ये सोच करके वे धीरे धीरे अपने चिट्ठियों को ही डंडे से सरकाने का प्रयास करते हैं। परंतु यहाँ उनके मन में एक भय समाया रहता है कि जब वो सांप डंडे से चिट्ठियों को सरकाएंगे उस समय अगर सांप ने उनके ऊपर अपना तरल विष जो उनके शरीर में डाल दिया तो उस समय तो उनके लिए उनके जीवन का संशय बन जाएगा। तो ये सोच करके वे मन ही मन डरते भी हैं, और परंतु उन्होंने बाद में बाध्य होकर एक जो ये दूसरा मार्ग है यानी कि सांप को बिना नुकसान पहुंचाए चिट्ठियों को अपनी ओर सरकाने का जो उन्होंने मन में उनको सूझी थी उसका ही सहारा उन्होंने लिया। अब हम आगे का अंश पढ़ते हैं। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। अब वे जो है अपनी योजना के अनुसार सांप को बिना नुकसान पहुंचाए अपने डंडे से सांप की दाईं ओर पड़ी जो चिट्ठियां थी उसको जो है आगे की ओर उन्होंने बढ़ाने की चेष्टा की। सांप का फन पीछे की ओर हुआ, मतलब जैसे ही उन्होंने डंडे से चिट्ठियों को सरकाने का प्रयास किया वैसे ही सांप ने भी अपने फन को पीछे की ओर किया, क्योंकि वह भी पूरी तरह से तैयारी पे था अपने शत्रु का सामना करने के लिए। तो सांप जो है अपने फन को पीछे की ओर कर लेता है। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा फुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। लेखक कहते हैं कि जैसे ही डंडा उनके सांप के पीछे की ओर गया, सांप ने एक जोर की फुकार मारी और मानो बिजली की तरह काली बिजली कड़की, यानी कि विषधर जो है बड़े क्रोध में अपनी आवाज़ निकालता है। ऐसा लगता है मानो काली बिजली तड़पी हो, यानी उसकी आवाज़ निकली हो और डंडे पर गिरी, और वह बिजली मानो डंडे पर गिरती है, यानी सांप जो है बड़े क्रोध में डंडे को अपना शिकार बनाता है। हृदय में कंप उठा माने उनका हृदय जो है कांप उठता है, और हाथों ने आज्ञा न मानी माने उनका हाथ भी जो है उनकी आज्ञा मतलब उनके मन के अनुसार हाथ भी उनका नहीं कार्य कर रहा था। डंडा छूट पड़ा, मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल पड़ा। अब क्या है कि डर से जैसे ही सांप जोर का फुटकार मारता है वैसे ही उनके हाथ से डंडा जो है छूट पड़ता है, और जैसे ही वे उनके हाथ से डंडा छूट पड़ता है वे जो है माने सांप की दाहिनी ओर वो डंडा जैसे ही करते हैं सांप एक फुसकार मारता है और डंडे पर वो वार करता है, और उसका वार सुन करके इनका हृदय कांप उठता है और उनके हाथ से डंडा छूट जाता है। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, और डर के मारे वे पता नहीं कितना ऊपर उछल गए, जानबूझकर नहीं यूं ही बिदक कर। और जो ये उछल पड़े थे ये जानबूझकर नहीं उछले थे, बल्कि यूं ही बिदक कर माने डर के मारे ये उछल पड़े थे। उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है। जब वे उछल कर एक जगह खड़े होते हैं तो वे देखते हैं डंडे पे 3-4 जगह कुछ पीव जैसा, मतलब कुछ एक तरल सा चीज़ जो है लगा हुआ है, और वह विष था।
उनको समझ में आ गया कि वो जो 3-4 जगह पीऊ की तरह लगा हुआ है वह निश्चित रूप से विष है, सांप का विष है, जहर है। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे सांप ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया हो और अपनी शक्ति को सामने दिखाया, उनके सामने अपने शक्ति को दिखाया है कि वह कितना शक्तिशाली है। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। अब लगातार जो है सांप क्रोध में 3-4 बार उस डंडे पर चोट मारता है, फुसकार मारता है और डंडे पर अपने दांतों से चोट करता है। वो दांतों से अपने माने यहाँ पे ये कर रहे हैं लेखक कि वो 3-4 बार फुसकार मारते हुए अपना जो डंडे पे अपना गुस्सा निकालता है, वार करता है और इसके परिणाम स्वरूप 3-4 जगह पीऊ उसका जो विष है, तरल विष है, वो उस डंडे पे लग जाता है। अब ये आगे बता रहे हैं कि वे जो है उधर उधर फूं फूं कर रहा था वो सांप और डंडे पे चोट कर रहा था। अभी पहली बार उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ पे डंडे का मानवीकरण कर दिया है। कह रहे हैं कि वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था। यहाँ पे डंडे का मानवीकरण किया गया है कि लेखक कहते हैं कि पहली बार डंडा जो है अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। इसके पहले कभी भी डंडे ने कभी भी हार नहीं मानी थी, डंडे की कभी हार नहीं हुई थी। यानी डंडे के सामने कई सांप आए और सब सांप अपने जीवन मतलब उनके जीवन का अंत हो गया, परंतु पहली बार किसी सांप ने इस डंडे को हरा दिया था और डंडे ने अपमानित महसूस किया, स्वयं को अपमानित महसूस किया। या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। ऐसा लग रहा है या तो वह अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था या सांप का उपहास कर रहा था, मैंने हंसी उड़ा रहा था। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया है और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया। इधर जो सांप की फुफकार होती है और डंडे की जो आवाज़ होती है उससे जो है छोटा भाई भयभीत हो जाता है और वह सोचता है कि उसके बड़े भाई की यह लीला यानी उसकी जिंदगी का, उसके जीवन का अंत हो गया। ठीक है, उसके जीवन का अंत हो गया, ऐसा छोटे भाई ने सोचा। और उसने सोचा कि उसके बंधुत्व का यानी जो भाई का जो नाता है वह इसी फुंकार के साथ समाप्त हो गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया और मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। लेखक कह रहे हैं कि जैसे सांप की डंडे की आवाज़ हुई, फुसकार की आवाज़ हुई, तो भाई ने ये कल्पना की कि शायद ऐसा हुआ होगा कि उनका भाई जो है गिर पड़ा होगा और सांप ने डस लिया होगा और इस ख्याल से कि उसका भाई जो है मर चुका है और इस ख्याल से वह जो है रोना शुरू कर देता है। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया और कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी और चीख निकल गई। उसके मुंह से अचानक चीख निकल गई, ये सोच के कि शायद उसके भाई के जीवन का अंत हो गया। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी। बेजा यानी गलत, बेजा यानी कि गलत, मतलब कि उसकी जो आशंका थी कि उसके भाई को सांप ने डस लिया है, ये उस आशंका जो है गलत नहीं थी, क्योंकि सांप वास्तव में बड़ा ही जहरीला था और उस कुएं में था। और उसके भाई ने अंदाज़ा लगाया कि जब इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई तो निश्चित रूप से सांप ने भाई पर
वार किया था। और सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की इन्होंने चेष्टा की। जैसे उन्होंने एक बार डंडे को से चिट्ठियों को सरकाने का प्रयास किया था, ठीक उसी प्रकार से दोबारा भी उन्होंने वही चेष्टा की। और अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। अब की उसने डंडे को लपेट भी लिया, परंतु डंडा इनके हाथ से नहीं छूटा। इस बार जो है डंडा नहीं छूटा। झिझक सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खिंच गया और गुंजल्क मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। लेखक कहते हैं कि डंडा छूटा नहीं, पर वो डंडा जो है झिझक के मारे या सहम कर हमारे या आतंक कहिए, झिझकना या सहमना या आतंक का भाव, ये कोई भी किसी भी कारण से शायद डंडा उनकी ओर, लेखक की ओर खिंच जाता है। और गुंजल्क मारता हुआ इनका जो सांप की पूंछ जो है, गुत्थी का जो गांठ होती है ना, मतलब लपेटे हुए रहते हैं वे, जब फनकाड़ के बैठते हैं तो उसको गुंजल्क करें, गुत्थी या गांठ। तो गुंजल्क मारता हुआ वह जो है इनके हाथ से सांप का जो पिछला भाग है इनके हाथ से छू गया। ओह, कितना ठंडा था! ठंडे डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। सांप का छूना था कि इनको ऐसा प्रतीत हुआ कि सांप की जो पूंछ है वो कितनी ठंडी है, और उन्होंने एक ओर उसको पटक दिया। लेखक के हाथ में सांप की पूंछ छू गई तो उसे अचानक लगा कि कितना ठंडा है। उसकी पूंछ जो है बड़ी ठंडी लगी, और जैसे ही उसकी पूंछ लेखक के हाथ से छू गई, वैसे ही वह जो है घबरा करके डंडे को पटक देता है। डर के मारे वो जो जब उसकी ठंडी पूंछ लेखक को छू जाती है तो वो डंडे को पटक देता है। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि यदि उसका पहला वार जो उसने किया था, दूसरा वार पहले होता, माने जो उसने दूसरी बार लेखक पर या डंडे पर जो आक्रमण किया था वह अगर पहली बार करता तो ऐसा होता कि लेखक जो है शायद उछलकर सांप पर ही गिर पड़ता। तो सांप पर ही वो गिर पड़ता, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था कि अचानक यदि वह कूद पड़ता तो शायद सांप पे ही वह गिर पड़ता, और ऐसी अवस्था में वह उसके जीवन का अंत हो जाता। तब हजारों ढंग बचने के निकल आते। वह दैवी कृपा थी। लेखक कह रहे हैं कि जैसे कि उसकी जान जो बच गई और इस तरह से सांप ने उस पर वार नहीं किया, ये तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ईश्वरीय कृपा ही है। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मतलब कि जैसे डंडा इनकी ओर खिंच गया डर के मारे, जैसे सांप की पूंछ इनसे छू गई थी, तो ये डर के मारे डंडा इनकी ओर खिंच गया था। तो उससे ऐसा लगता है कि इन्होंने भी अपना आसन बदल दिया, माने इनका जो अपने शत्रु को देखने का और खड़े होने का जो तरीका था वो बदल गया, और सांप भी अपने शत्रु को जिस दिशा पे जैसे बैठ के देख रहा था, वो जो है उसने अपने आसन को उसने भी बदल दिया। मतलब दोनों ही पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने अपने आसन को बदल दिए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, और मौका देखकर लेखक जो है तुरंत लिफाफा और पोस्ट कार्ड चुन लेता है। चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उसे ऊपर खींच लिया।
और जैसे ही उसने चिट्ठियों को धोती के छोर में बांधा, वैसे ही छोटे भाई ने उसको ऊपर की ओर खींच लिया। माने जैसा इन्होंने पहले से अपने भाई को सिखाया था और योजना इन्होंने बनाई थी, ठीक उनकी अपनी योजना में जब सफल हो गए, चिट्ठियों को उन्होंने उठा लिया, तो छोटे भाई ने उनके धोती के सहारे उनको ऊपर की ओर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। अब डंडा चूंकि इनके हाथ से छूट चुका था, इसीलिए कह रहे हैं कि सांप के पास से डंडे को उठाने में भी बड़ी कठिनाई हुई, बड़ा मुश्किल था वो समय। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। ऐसा प्रतीत होता है कि सांप उस पर धरना देकर बैठा है। लेखक कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने जो है डंडे के पास धरना प्रदर्शन कर दिया है, यानी कि वो धरना दे कर के सांप बैठ गया है। इसीलिए सांप के पास से डंडे को उठाना बड़ा कठिन कार्य लग रहा था। और जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। लेखक कह रहे हैं कि वो चिट्ठियों को उठा चुके थे सांप के पास से, तो इसीलिए जीत उनकी हो गई थी, परंतु निशान गंवा चुका था। यानी उनके मन में जो ये साहस था कि उन्होंने बहुत बार सांप को मारा है, ये जो मन के अंदर एक उनके भाव था, वो समाप्त हो चुका था। वे आगे ये कहते हैं कि आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी। अब लेखक कह रहे हैं कि अगर वो हाथ आगे बढ़ाते तो निश्चित रूप से सांप उनके हाथ पर वार करता, यानी उसके हाथ पे मतलब डस देता। तो ऐसा उन्होंने नहीं किया, तो उन्होंने दीवार से थोड़ी मिट्टी उठाई, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, और मिट्टी उठा करके उन्होंने उसकी दाईं ओर फेंका, यानी सांप की दाईं ओर फेंका। और उसके बाद जो है जब मिट्टी उन्होंने फेंकी तो सांप ने उस पर वार किया। सांप अपने को बचाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए सांप जो है उसकी ओर मिट्टी की ओर झपटा। मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से अपनी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। और इस प्रकार जो है वे अपने बाईं ओर से डंडे को खींच लेते हैं। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया, और जैसे ही वे बाईं ओर से डंडा खींचते हैं, वैसे ही सांप जो है उसे भी अपने को बचाना था, तो वो दूसरी ओर वार करता है। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। लेखक बता रहे हैं कि अगर बीच में डंडा न होता तो निश्चित रूप से सांप के जो दांत हैं उनके पैरों में गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना और कठिन कार्य न था, केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। लेखक कह रहे हैं कि वे इतना थक चुके थे कि अब उनको ऊपर चढ़ना भी एक कठिन कार्य लग रहा था, कि केवल हाथों के सहारे, पैरों को बिना कहीं लगाए हुए, पैरों को टिकाए बिना 36 फुट की ऊंचाई तय करना अब उनके लिए कठिन कार्य जैसा हो गया था। केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। वे कह रहे हैं कि 15-20 फुट वो पैर के सहारे चढ़ सकते हैं, लेकिन हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत अब उनके अंदर नहीं थी। इसीलिए कह रहे हैं कि अब थोड़ा ही दूर वे हाथों के बल चढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। लेकिन ये कार्य उनकी उस उम्र में कठिन कार्य था, फिर भी उन्होंने प्रयास किया और वे 36 फुट की ऊंचाई उन्होंने तय की। आगे ये बताते हैं कि यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। वे कह रहे हैं कि वे जब ऊपर आ गए तो उन्हें ये लग रहा था कि अगर हाथ उस समय छूट गए होते तो
उस समय उसका क्या परिणाम होता ये भी अनुमान भी लगाना बड़ा कठिन कार्य है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा और वे इतने थक चुके थे कि ऊपर आए तो एकदम बेहाल हो गए थे और थोड़ी देर तक वे उसी तरह से उसी अवस्था में पड़े रहे। देह को झाड़ झूड़ कर धोती कुर्ता पहना और बदन में जो मिट्टी सिट्टी लगी हुई थी, मिट्टी विट्टी लगी हुई थी, तो उसको झाड़ा और झाड़ करके वे धोती कुर्ता पहनते हैं। फिर किशनपुर के लड़कों को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी को न कहे, हम लोग आगे बढ़ें। अब ये बता रहे हैं कि थोड़ी देर वहाँ पे आराम करने के बाद वे धोती कुर्ता पहनते हैं और फिर किशनपुर के लड़के जो उन्हें ऊपर चढ़ते हुए देख चुके थे, उन्हें वे बार बार चेतावनी देते हैं। ताकीद करना माने चेतावनी देना। अब वे कहते हैं कि उन्होंने किशनपुर के जो लड़के उन्हें देख चुके थे उसे वे चेतावनी देते हैं कि वे घर कुएं वाली घटना को किसी से न कहें और ऐसा कह के वे आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी चिट्ठी डालने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई और इस घटना को घटित हुए काफ़ी समय बीत चुका था। जब वे सन 1915 में कक्षा मैट्रिकुलेशन की कक्षा पास कर लेते हैं। मैट्रिकुलेशन कक्षा 10 की पढ़ाई को कहते थे उस समय। तो जब वो पास कर लेते हैं उसके उपरांत माने बाद में, तो उन्होंने ये घटना माँ को सुनाई। तो सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया, जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डैने के नीचे छिपा लेती है। तो माँ ने जब ये घटना सुनी तो नेत्रों में उनके आंसू भर आए और अपने सजल नेत्रों से उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को गोद में बैठा लिया और इस प्रकार से वे कहती हैं कि उस समय ऐसा लग रहा था जैसे चिड़िया अपने पंख के नीचे अंदर जो है अपने बच्चे को सुरक्षित छिपा लेती है, रख लेती है। ठीक उसी तरह माँ ने अपने गोद में उन्हें बैठा लिया प्यार से और उनको एक सुरक्षा का अनुभव हुआ, सुरक्षा महसूस हुई। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। कह रहे हैं कि उस समय का वो दिन कितने अच्छे थे जब डंडा था, राइफल न था, यानी कि ये कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। जो राइफल से लोग शिकार करते हैं उस शिकार से डंडे का शिकार जो सांप का उन्होंने करने की जो चेष्टा की थी वह कम रोचक नहीं था। ये ऐसा अनुभव करते हैं कि वो समय भी बहुत अच्छा था और उस समय जो राइफल का समय नहीं था, डंडे का समय था। यानी कि बचपन में जो बचपन का अनुभव था वो इतना अच्छा था कि वो भुलाए नहीं भूलता है। उन्होंने एक तरह से बहुत बड़ा साहस दिखाया, बहुत बड़े साहस का कार्य किया और बाल सुलभ शैतानी या चंचलता के कारण उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ा। परंतु इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो कभी कभी कारण माने परेशानी का कारण बन जाए। परंतु बच्चे एक तो मना करने पे सुनते नहीं हैं, परंतु क्योंकि वे अपनी मनमानी करते हैं और ये मनमानी जो है उन्हें कभी कभी मुसीबत में डाल देती है। ये थी स्मृति कहानी जिसके आधार जो कि उनके जीवन में घटित सच्ची घटना पर आधारित थी और लेखक के दुस्साहस का वर्णन इसमें किया गया है। लेखक ने एक बड़ा ही साहस का कार्य किया था। सबसे
अच्छी बात ये थी कि वे चाहते तो झूठ बोल सकते थे कि उन्होंने चिट्ठी डाल दी है डाकखाने में, परंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं। वे एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं और ये सीख देते हैं कि कितनी भी परेशानी हो, झूठ का साथ नहीं लेना चाहिए, झूठ के शरण में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई की ही जीत होती है। इंसान को कर्म करना चाहिए, कर्म करना उसके हाथ में है, फल भगवान के हाथ में है, और भगवान भी उसे ही फल देते हैं जिसने अच्छे कर्म किए हों। तो इस तरह से लेखक की अंत में जीत होती है और वह सही सलामत कुएं से बाहर आ जाता है, और साथ ही वह चिट्ठियों को भी लेके आता है और चिट्ठियों को वो डाकखाने में डालने में सफल हो जाता है। इस तरह से ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब आपको इस पाठ के कुछ प्रश्न के बारे में थोड़ा सा उस पर चर्चा करती हूँ, उसे बता देती हूँ। सबसे पहला प्रश्न इसमें है कि भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। क्योंकि भाई पिटाई करते थे, बहुत बुरी तरह मारते थे, इसलिए जब ये झरबेरी से बेर तोड़कर खा रहे थे और किसी गांव के व्यक्ति ने इन्हें बताया कि इनके भाई ने इन्हें बुलाया है, तो ये डर गए थे और डर के इन्होंने सोचा था कि शायद इस झरबेरी से बेर तोड़कर खाने के अपराध में उनकी पेशी न हो जाए, मैंने उसी लिए शायद इन्हें बुलाया गया हो, और भाई साहब का कोपभाजन उन्हें बनना होगा। ऐसा सोचकर वे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी। जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा कि मक्खनपुर जाने वाले बच्चों की टोली कहाँ इसमें कुएं में ढेला इसलिए फेंकती थी क्योंकि कुएं में एक विषधर रहता था। ये बात उन्हें ज़्यादा दिन पहले नहीं पता चली थी, कुछ ही दिन पहले ये बात उन्हें पता चली थी। एक दिन अचानक उन्होंने सोचा कि कुएं में ढेला फेंके और उससे प्रतिध्वनि सुने, और जैसे ही उन्होंने ढेला फेंका कि अंदर से एक फुसकार आई, और ये फुसकार जो है उनके कौतूहल का कारण बनी, और उस जिज्ञासा के वशीभूत होकर इन्होंने देखा तो उसमें देखा कि एक विषधर अंदर है, और ये उनके साथ के जो बच्चे थे उनके रोज का नियम बन गया था कि वे स्कूल विद्यालय जाते और आते वक्त जो है उस कुएं में ढेले फेंकते और उस विषधर की फुसकार सुनते थे। ये कार्य करने में उन्हें बड़ा ही आनंद आता था। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है। लेखक कहते हैं कि सांप ने मतलब लेखक इतना डर गए थे चिट्ठी के अंदर गिर जाने से। चिट्ठी जब कुएं में गिर पड़ी थी उससे लेखक इतना डरे हुए थे कि सांप को उन्होंने जब ढेला मारा तो ढेला अंदर गया कि नहीं, और सांप ने उस ढेले के कारण फुसकार मारी कि नहीं, ये सब लेखक को जरा भी पता नहीं चला। इस बात का लेखक को जरा भी पता नहीं चला क्योंकि लेखक बहुत ही सहम गया था, बहुत ही डर गया था, और उस डर जाने के कारण उसे जरा भी इस बात का स्मरण नहीं है कि उसके अंदर उसने ढेला डाला तो उसकी सांप की कोई प्रतिक्रिया हुई होगी। अब आगे जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। लेखक क्योंकि उस समय लेखक झूठ बोलना नहीं जानते थे, और भाई साहब ने ये कहा था कि ये चिट्ठियाँ बहुत ज़रूरी हैं, इसको डाकखाने में डाल आओ, तो इस कारण वे जो है चिट्ठी डालने पे मजबूर हो गए थे, और इसी कारणवश उन्होंने, क्योंकि चिट्ठियाँ मतलब चिट्ठियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चिट्ठियाँ थी, और भाई ने उन्हें बता दिया था कि ये चिट्ठियाँ
जल्दी ही पहुंच जानी चाहिए। ये एक जिम्मेदारी का जो कर्तव्य बोध था उनके मन में, इसी कारण वे ये निर्णय लेते हैं कि चिट्ठियों को डाक खाने में डालना है किसी भी तरह से। तो चिट्ठियाँ जो है कुएं में जो चिट्ठियाँ गिर गई हैं उनको निकाल करके भी लाना है। इस बोझ के तले दबे हुए वे अपने मन में सोचते हैं कि उनको किसी भी हाल में चिट्ठियों को अंदर से ले करके आना है। धन्यवाद। अब शेष अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।